एक लड़की जो एक लड़के के प्यार में इस कदर पागल होती है कि पागल होने के बाद अपने घर को छोड़ती है, अपने परिवार को छोड़ती है, अपने समाज को छोड़ती है, अपने धर्म को छोड़ती है और छोड़ने के बाद उस लड़के से जिससे वो प्यार करती थी उससे शादी करती है। शादी शुरुआत में ठीक ठाक गुजरती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और जब समय अंत की तरफ पहुंचता है, अब ये अंत मैंने क्यों बोला ये आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगा। तो जब समय अंत की तरफ पहुंचता है तो उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना शायद उस लड़की ने नहीं की थी। ऐसी कई घटनाएं आपके सामने अमूमन आई भी होंगी, आजकल यही चल रहा है। लेकिन ये कहानी हर घटना से अलग है, क्योंकि इस कहानी में जो कुछ हुआ, उस लड़की के साथ जो हुआ, वो तो इस समय आम बात हो गई है। लेकिन आरोपी को सजा दिलवाने में जिस इंसान ने अपना योगदान दिया, ऐसी मिसाल हमारे देश में बहुत कम मिलती है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आजकल इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो कहानी सुनते हैं, जो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, हर समय बस लफ्ज़ जिहाद, ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि लड़की को फंसाया गया। हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़की के प्यार में पड़ती है, उसके बाद मुस्लिम लड़का उसे मार देता है। अमूमन कहना अनुचित होगा, लेकिन ये बात सच है कि ऐसी कहानियों से अब कहीं ना कहीं हम आप ऊब भी चुके हैं। आए दिन चूँकि ये जो कहानी सुनाते हैं उसमें कोई कहने की तो बात ही नहीं है। जो कहानी सुनाते हैं, जो न्यूज़ सुनाते हैं, जो चीज़ ट्रेंडिंग में चलती है उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें और सुनाते हैं, ऐसी खबरों को लेके आते हैं और उस खबर की आड़ में कई चीज़ों को दबा दिया जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी को अगर आप पूरा सुनेंगे तो इस कहानी में जो चीज़ें हैं, अब तक की किसी भी कहानी में वो चीज़ आज तक मिली नहीं। अमूमन कई दिनों से मैं ये काम कर रहा हूँ, कई सालों से क्राइम की फील्ड में जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़, ऐसी मिसाल शायद हमारे इतिहास की कुछ किताबों में शायद ऐसी मिसाल मिली हो तो मिली हो, बाकी ऐसी मिसाल नहीं मिली। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा चलूँगा आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, एक जगह लगती है लखीमपुर खीरी, और इसी लखीमपुर खीरी में एक थाना लगता है, गोकर्णनाथ थाना। दरअसल इसी थाना क्षेत्र की एक लड़की जिसका नाम उमा शर्मा, उम्र ज़्यादा थी नहीं, ठीक ठाक परिवार से थी, ठीक ठाक दिखने में भी थी, थोड़ी बहुत बड़ी होती, बड़ी होने के बाद पढ़ने जाने लगती है। और इसी पढ़ने जाने के दौरान एक लड़का इसके सामने पड़ता है, दोनों में नज़रें चार होती हैं। नज़र मिलती ही आंखों आंखों में दोस्ती हो जाती, कुछ दिन एज ए फ्रेंड बात होती है, उसके बाद फिर दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार उमा के अब सर पे धीरे धीरे चढ़ने लगता है। उमा उसके प्यार में पागल होती है, उससे शादी करना चाहती है। अब इस रिश्ते के बारे में जब उमा के घर वालों को पता चलता है तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हमारी बच्ची अगर किसी से प्यार करती है तो शादी करवा देंगे। अब उमा शर्मा से उमा के जो माँ बाप हैं उस लड़के का नाम पूछते हैं। उमा शर्मा नाम बताती है, लेकिन जैसे ही उमा शर्मा नाम बताती है, जो परिवार वाले थे एकदम से भड़क जाते हैं। दरअसल जो उमा शर्मा नाम बताती है वो नाम था मोहम्मद वसी, यानी उमा शर्मा को जिस लड़के से प्यार था उस लड़के का नाम था मोहम्मद वसी। अब उमा शर्मा हिंदू परिवार से, मोहम्मद वसी मुस्लिम परिवार से, परिवार के हिसाब से अब शादी संभव थी नहीं। घर वाले काफ़ी विरोध करते हैं। उमा भी जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, नहीं तो किसी और से नहीं करूंगी। घर वाले काफ़ी हद तक उमा को समझाने की कोशिश करते हैं, उमा नहीं मानती, जिद पे अड़ी रहती है। और मार्च 2017, यानी आज के लगभग ठीक 6 से 7 साल पहले, उमा शर्मा मोहम्मद वसी से शादी कर लेती है। शादी करके जहाँ पे मोहम्मद वसी का घर था हफीज़पुर में, उस जगह पे आती है और आके अपने पति के साथ रहने लगती है। अब जब उमा शर्मा शादी कर लेती तो घर परिवार वाले, उनकी समाज में एक तरह से बेइज्जती होती है, उनकी जात बिरादरी में घर परिवार वाले इस लड़की से मतलब ही ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं कि हमारी कोई उमा नाम की लड़की ही नहीं थी। अगर कोई पूछता कि उमा कहाँ है, अमूमन जो रिश्तेदारी या फिर बाकी पड़ोसी थे कभी पूछ लेते कि उमा कहाँ गई या फिर किस हाल में है, तो घर वालों का सीधा जवाब था कि उमा जो है वो मर चुकी। इधर उमा शादी करके अपने शौहर के पास रहती है। शौहर कुछ दिन तक सही चलता है, उसके बाद कहता है कि तुम अपना नाम बदल दो, चूँकि अगर हमारे धर्म में तुम आई हो तो अगर तुम्हारा नाम उमा रहेगा तो ये थोड़ा सा लोगों को अजीब लगेगा, कहीं भी तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना हो, कहीं भी तुम्हें परिचित करवाना हो। तो मोहम्मद वसी और
पत्नी का नाम उमा शर्मा थोड़ा सा अजीब लगता है। माँ कहती ठीक है, जो तुम्हें समझ में आए मैं तुम्हारी हूँ, जो तुम्हें समझ में आए वो नाम तुम रख दो, अपने हिसाब से जो करवाना करवा लो। उमा शर्मा से जो मोहम्मद वसी था बाकायदे उसका धर्म चेंज करवाता है। उमा शर्मा भी खुशी खुशी अपने धर्म को त्यागती है, अपनी जात को त्यागती है, अपने नाम को छोड़ती है, अपना नया नाम अक्सा फातिमा रखती है, इस्लाम धर्म कबूल करती है और अपने आप को, जो उसके अंदर की उमा शर्मा थी, उसको मार देती है और अपने आप को अक्सा फातिमा नाम से सबको बताती है, अपना आधार कार्ड वगैरह बनवाती है नए नाम से और बाकी की ज़िंदगी अब अक्सा फातिमा बन के जीने लगती है। शादी के 1-2 साल बीतते हैं। शादी के बाद एक बच्चा होता है जिसका नाम हैदर। फिर थोड़ा सा समय बीतता है, एक दूसरा बच्चा होता है जिसका नाम हुमायूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ रहा था, पहले घर परिवार को छोड़ के शादी हुई, उसके बाद फिर शादी के बाद, शादी भी कहना गलत होगा, इसने निकाह किया, निकाह के बाद इसने इस्लाम धर्म कबूल किया, नाम परिवर्तन किया, इधर घर परिवार वालों से कोई मतलब नहीं। लेकिन इसी बीच जो मोहम्मद वसी था अब उमा शर्मा से कहता है कि तुम्हारे मायके में अच्छा खासा पैसा है, मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, जो मेरा बड़ा भाई है मोहम्मद रफ़ी थोड़ा सा मंदबुद्धि है, दिमाग कम काम करता है, वालिद के पहले ही कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका है, अकेले मैं एक ग्रिल फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, जो भी कुछ पैसा होता है उसी पैसे से पूरे परिवार का लालन पालन कर रहा हूँ। अगर तुम अपने मायके से कुछ पैसा मांग लो, एक आध गाड़ी ले लो, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे मजहब में तो दहेज भी चलता है, तो अगर ये चीज़ें तुम लेती हो तो थोड़ा सा परिवार की मदद हो जाएगी, थोड़ा सा एक सहारा मिल जाएगा, मैं बाइक से जाने लगूंगा और पैसे मिलेंगे, कोई काम धंधा भी कर लूँगा। उमा शर्मा अब करे तो करे क्या, घर वाले पहले ही नाराज, फ़ोन तक नहीं उठाते, बात तक नहीं करते और इसने बात करने की कोशिश भी कभी नहीं की। ये वसी के प्यार में इस कदर पागल ही थी कि ना कभी फ़ोन किया ना कभी बात की। शादी के लगभग 5-6 साल बीत चुके थे। फिर भी जैसे तैसे करके उमा अपने परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि जो उसके परिवार वाले हैं मुन्नूगंज इलाके में पहले रहते थे, लेकिन जब से इसने ऐसा काम किया, एक दूसरे धर्म में जाके शादी की, उस इलाके में, उस मोहल्ले में इसके परिवार की इतनी बेइज्जती हुई कि जो बेचारे परिवार वाले थे उस इलाके को छोड़ के कहीं और चले गए थे। उनका कोई नंबर नहीं था, सारे नंबर वगैरह घर वालों ने चेंज कर लिए थे, सारी चीज़ें थी, ज़्यादा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे, घुट घुट के जी रहे थे। अब उमा अपने परिवार वालों का एड्रेस निकालने की कोशिश करती है, आसपास के रिश्तेदारों का फ़ोन करती है, लेकिन 7 सालों में लगभग सारे लोगों के नंबर बदल चुके थे। 7 साल में कई सारी चीज़ें बदल चुकी थी। जो इसकी फ्रेंड वगैरह थी उनकी कहीं ना कहीं शादी हो चुकी थी, सारे लोग अपने अपने परिवार में थे। अब ये फिर हैरान परेशान अपने पति को कहती है कि मेरे मायके से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता, अब तुम जो कहो वो करूं, लेकिन अब परिवार से ना कोई बाइक मिल सकती है ना कोई पैसा मिल सकता है। अब मोहम्मद वसी इस बात पे गुस्सा होता है, इसको डांटता चिल्लाता है। डांटने चिल्लाने के बाद कहता है कि तुम्हें इतना करना होगा, अपने मायके से लेके आओ, हिंदू धर्म में लड़कियां लेके आती हैं, तुम भी लेके आओ। अब उमा बेचारी दोहरी नाव पे खड़ी थी, एक तरफ उसका प्यार था जो जिद कर रहा था, दूसरे परिवार वालों से उसकी बात संभव थी नहीं, परिवार वालों से मदद मांग नहीं सकती थी, परिवार वाले अच्छे खासे नाराज थे इससे। ये बार बार मोहम्मद वसी को मना करती है कि पैसे, गाड़ी, ये सारी चीज़ें मैं नहीं ला सकती हूँ। अब बार बार जब ये मना करती और समय जैसे जैसे बीतता गया, जो मोहम्मद वसी था, एक बार उसने इसको बुरी तरीके से पीटा और कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, अगर मेरी पत्नी बन के रहना है, तो 2 बच्चे हो गए, उनका लालन पालन अगर सही से करना है तो तुम्हें अपने मायके से पैसे लाने होंगे, बाइक लानी होगी। अब इस पे उमा कहती है कि जब तुम पाल पोस नहीं सकते थे तो तुमने पैदा क्यों किया, मुझसे निकाह क्यों किया। अब इस पे भी फिर मारता पीटता है, मारने पीटने के बाद कमरे में बंद कर देता है। फिर जब कमरे में बंद करता है तो जो उसकी माँ थी मोहम्मद वसी की, आसिया, वो इसको छुड़ाती है। छुड़ाने के बाद फिर से खाना वाना खिलाती है। फिर आए दिन का यही कार्यक्रम हो गया, जब जब उमा शर्मा कुछ कहती, यानी अक्सा फातिमा जब जब कुछ कहती, मोहम्मद उसी मारता पीटता, मारने पीटने के बाद खाना वाना नहीं देता, घर में बंद कर देता। माँ बेचारी उसको जाती, फिर से छुड़ाती, छुड़ाने के बाद खाना वगैरह फिर से खिलाती। अब उमा शर्मा जो एक प्यार के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में, जो अपने घर को, अपने धर्म को, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के आई थी, अब उसको लग रहा था वो कहीं ना कहीं फंस चुकी है।
अब इसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता, वो सीधे सीधे थाने जाती है। थाने में जाके एक तहरीर देती है कि उसका जो पति है उसे मारता है, उसे पीटता है, पीटने के बाद खाना नहीं देता, कमरे में बंद करता है। अब उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे जहाँ पे सरकार प्रशासन एक तरह से इतना सख्त है, खासकर ऐसे मेट्रो पे, हिंदू मुस्लिम वाले मेट्रो पे, जब ये मामला थाने में जाता है तो थाने में एक तरह से हड़कंप मच जाता है। पुलिस फौरन हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद जो मोहम्मद वसी है उसे उठाती है। उठाने के बाद थाने लाती है। थाने ला के पूछताछ करती है, सारी चीज़ कहती है कि अगर दोबारा ऐसी चीज़ हुई तो तुम्हें सज़ा दे दी जाएगी, तुम्हें जेल भेज दिया माफ़ कीजिएगा, जेल भेज दिया जाएगा और बाकी की ज़िंदगी जो है तुम जेल में चक्की काटोगे और फिर जो होगा तुम्हें पता ही है क्या होगा तुम्हारे साथ। मोहम्मद वसी थोड़ा सा डरता है और डरने के बाद कहता है कि साहब मैंने नहीं मारा, वो तो मेरा भाई हो, थोड़ा सा पागल, वही मारता पीटता होगा। बहरहाल पुलिस वाले समझाते बुझाते हैं, समझा बुझा के जो उमा शर्मा और मोहम्मद वसी है इन दोनों का समझौता करवाते हैं और समझौता ऑन द रिकॉर्ड होता है। बात आई गई हो जाती है। फिर समय बीतता है। फिर जो उमा शर्मा वो फिर उसको मोहम्मद वसी फिर मारता पीटता है। मारने पीटने के बाद फिर अब उमा शर्मा बेचारी करे तो करे क्या, पुलिस का सहारा था, पुलिस से भी कुछ अच्छा रिस्पांस मिला नहीं। और पुलिस क्या करे, 2 दिन 3 दिन लगातार घर पे बैठ भी नहीं सकती किसी की, कोई मार पीट तो नहीं रहा। उमा शर्मा धीरे धीरे बर्दाश्त करती, जब कुछ होता ये भी कुछ कहती, फिर मार खाती, फिर कुछ कहती, फिर मार करती। और ये क्रम लगातार 7 सालों तक चला। जब तक माँ रहती, जो मोहम्मद वसी की माँ है, वो तो बीच बचाव करती है, लेकिन अमूमन घर का दरवाज़ा बंद है। रात में कोई पति अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है उसमें कोई माँ बेचारी क्या बोल सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2021 बीता, 2022 आया और 2022 के इसी महीने में, और ये महीना दिसंबर का है, तो दिसंबर महीने में एक दिन मान के चलिए कि 20-21 तारीख की बात है, इसी हफ्ते की 20 तारीख को जो मोहम्मद वसी की माँ है आसिया अपनी बेटी दामाद से मिलने के लिए कानपुर जाती हैं। कानपुर जाती हैं, जाने के बाद लौट के आती हैं 3-4 दिनों बाद। अब लौट के आती हैं तो देखती हैं कि जो उनके नाती थे हैदर और हुमायूं दौड़ के आते हैं, गोदी चढ़ते हैं। गोदी चढ़ने के बाद बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि दादी आपने क्या लाया, ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं बैठा रफ़ी भी दिखाई देता है जो अपनी उलझुल हरकतें कर रहा था। वहीं बैठा मोहम्मद वसी भी दिखाई देता है। लेकिन पूरे घर में जो अक्सा फातिमा उर्फ उमा शर्मा थी वो कहीं दिखाई नहीं देती। आसिया को थोड़ा अजीब लगता है। शुरू में सोचती है कि शायद कहीं मन परेशान रहा होगा, कहीं घूमने चली गई, मोहल्ले में किसी के यहाँ गई होगी। बैठ के इंतजार करती है, बच्चों से पूछती है कि माँ कहाँ गई। बच्चे बेचारे कुछ बता नहीं पाते। इसके बाद समय थोड़ा सा और बीतता है, शाम हो जाती है, लेकिन जब उमा शर्मा का कुछ पता नहीं चलता तो जो आसिया है, आसिया वसी से पूछती है कि उमा कहाँ है, अक्सा कहाँ है। वसी कहता है कि जो अक्सा है वो किसी काम से बाहर गई, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो लौट के नहीं आई। ये बात आसिया को थोड़ा सा अजीब लगती है कि अगर इसकी पत्नी ये इतना सख्त है, कहीं जाने नहीं देता था, आए दिन मारता पीटता था, तो अगर इसकी पत्नी गायब है, नदारत है, तो इस तरह से चिल क्यों है, इतना शांत क्यों है। माँ थोड़ा इंतजार करती है, रात हो जाती है, माँ की चिंता बढ़ती है। माँ फिर बार बार कहती है कि उमा कहाँ है, जाके बाहर देखो, फ़ोन करो, ये सारी चीज़ें करो। लेकिन जो मोहम्मद वसी वो कहता है कि माँ चली गई, जाने दो, परेशान मत रहो, पिंड छूटा है। अब माँ फिर उसे अजीब लगता है कि कुछ भी हो, शादी करके तुम लाए थे, लव मैरिज किया था तुमने, और इस तरह से तुम कैसे कह सकते हो। बार बार आसिया जो है मोहम्मद वसी से कहती है कि कहाँ गई उमा। कुछ देर तक वसी जवाब देता है, उसके बाद अपने कमरे में चुपचाप जाके दरवाजा अंदर से बंद करके खाना खा के सो जाता है। माँ बेचारी हैरान परेशान। और इसी बीच उसे गांव में एक सीटी सुनाई देती है, और वो सीटी उस गांव के चौकीदार हरिपाल का था। माँ आसिया भाग के बाहर आती है, चौकीदार के पास जाती है और सारा माजरा बताती है कि कैसे 3 दिन पहले वो अपने बेटी के यहाँ गई थी, लौट के आई तो बहू गायब है, और मुझे शक है कि शायद इस मामले में कुछ हुआ है और इस करने वाले के पीछे जिसने भी गुनाह किया वो कोई और नहीं, मेरा बेटा ही है। अब ये बात जब चौकीदार हरिपाल सुनते हैं तो एक तरह से हरिपाल के पैर तले जमीन खिसक जाती है कि एक माँ अपने ही बेटे के बारे में ये सब क्या बोल रही है। बहरहाल हरिपाल उसको लेके चौकी जाते हैं, थाने जाते हैं। थाने में सारा मामला, जो माँ है वो बेचारी अपने ही बेटे के खिलाफ शुरू से अंत तक बताती कि कैसे उसका बेटा उसकी बहू को मारता पीटता था और कैसे कुछ अनहोनी हुई है, और यह अनहोनी किसी और ने नहीं, उसके बेटे ने उसकी बहू के साथ की है।
अब चूंकि मामला फिर से वही हिंदू मुस्लिम का फंस रहा था, पुलिस फौरन हरकत में आती है। हरकत में आके इसके घर पे पहुंचती है और घर पे पहुंच के दरवाज़ा खुलवाती है, बेटे को बाहर निकालती है, बेटे से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, वो कहीं चली गई है, मैं खुद उसको खोज रहा हूँ, परेशान हूँ। पुलिस वाले कहते हैं अगर तुम खोज रहे हो तो इस तरह घर में सो कैसे सकते हो। तो कहता है कि साहब मैं खोजते खोजते थक गया, मैं उससे परेशान भी हुआ, एक दिन पता नहीं कहाँ चली जा रही थी 2-3 दिन से, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। अब ये सारी चीज़ें जब वो बोल ही रहा था, इसी बीच एक पुलिस वाले की नज़र उसके कमरे में बने एक संरचना पे जाती है। दरअसल वो संरचना कुछ ऐसी थी कि जो अंदर की मिट्टी थी वो थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कुछ गड्ढा खोदा गया हो। और गड्ढा भी लगभग 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। अब ये चीज़ पुलिस वालों को बड़ी अजीब लगती है कि कमरे के अंदर ये 6 फीट का गड्ढा कैसे तख्त के नीचे। बहरहाल पुलिस वाले उस चीज़ के बारे में पूछते हैं। पूछने के बाद जब ये शक पकाता है तुरंत फावड़ा मंगाते हैं, और जब फावड़ा लगा के उस गड्ढे को खोदते हैं तो उस गड्ढे के अंदर जो नज़ारा था बेहद खौफनाक था। दरअसल उस गड्ढे के अंदर उमा की लाश पड़ी हुई है, जिसके अंदर एक बूंद खून नहीं था, पूरा बॉडी एकदम सूख चुकी थी और मानो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ जगह पे उसकी बॉडी जली हुई हो। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तुरंत वसी भागने की कोशिश करता है, उसे पकड़ा जाता है, थाने लाया जाता है, इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और थाने में जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये जो कहानी बताता है उस कहानी के अनुसार जब माँ कानपुर जाती है, इसी बीच इन दोनों में फिर से झगड़ा होता है। तो ये पहले अपनी पत्नी को खूब मारता पीटता है, मारने पीटने के बाद उसको बेड से बांधता है और बांधने के बाद एक तार लाता है, तार को प्लग में लगाता है, तार को छीलता है, छीलने के बाद उस तार को उमा शर्मा के ऊपर तब तक छोड़े रहता है जब तक उमा शर्मा की करंट से मौत नहीं हो जाती। अब इसने कत्ल कर दिया था, अब लाश को छुपाना था। इधर बच्चे भी जाग रहे थे, लेकिन बच्चे 4 साल के बेचारे बोल भी नहीं सकते थे, तो उनसे ज़्यादा मतलब था नहीं। बच्चे रो रहे थे, उनको जैसे तैसे करके ये चुप कराता है। अब इसके पास जो आइडिया था, इसके दिमाग में जो चीज़ चल रही थी कि अगर लाश को कहीं बाहर लेके गया, फेंका या फिर काटा या फिर कुछ और किया तो पुलिस कहीं ना कहीं से सुराग सबूत जुटा लेगी, कोई ना कोई देख लेगा। लेकिन अगर अपने घर के अंदर ही मैं इसे दफन कर दूं तो ना पुलिस को कुछ पता चलेगा, ना कोई घर वाला जानेगा, और पुलिस, घर वाले, आसपास के लोग, मोहल्ले वाले जहाँ जहाँ छानबीन करेंगे, आसपास के इलाकों में करेंगे, लेकिन मेरे ही कमरे के अंदर, मेरे तखत के नीचे कोई छानबीन नहीं करेगा। इसी प्लान के तहत ही पूरी रात गड्ढा खोदता है, गड्ढे में अपनी पत्नी की लाश को डालता है, डाल के ऊपर से गड्ढे को दफन करता है, बंद करता है, और फिर उसके ऊपर तखत बिछा के बाकायदा ये 3 दिन तक बेखौफ उसी कमरे में सोता रहा। उसके बाद फिर माँ आई, माँ ने सारी चीज़ की, FIR लिखवाया, और फिलहाल ये पुलिस के भी कब्जे में है। तो आप सोच के देखिए कि अगर एक माँ इस तरह से हो सकती है। अब इसके आगे मुझे आज कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि उस माँ के लिए मैं क्या बोलूँ, जिसने अपने कलेजे को पत्थर का किया और अपने गलत बेटे के खिलाफ थाने में गई, थाने में जाके FIR किया। चाहती तो उस बच्चे को, अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पास हजारों वजह थी। दूसरा बेटा बेचारा मंदबुद्धि है, जो भी घर का पालन पोषण था इसी मोहम्मद वसी से चल रहा था। लेकिन इसके बाद भी ये सारी चीज़ों को छोड़ती, अपनी मोह ममता को छोड़ती है, क्योंकि इसकी माँ का मानना था कि जो गलत है वो गलत है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस माँ के लिए कुछ आप ज़रूर आज कमेंट में लिखिएगा, ताकि कहीं शेयर होते हुए इस माँ के लिए ये वीडियो कभी पहुँचे। अब मैं टैग कर ही देता हूँ उस जगह को, तो पहुँचे तो उसे और उसके आसपास के लोगों को पता तो चले कि उसकी माँ ने आखिर किया क्या था, और आज देश उसे किस तरह से सैल्यूट कर रहा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी लखीमपुर खीरी की उस फेमस हत्याकांड की, जो भी इस समय बहुत चर्चा में है उस जगह पे, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को करंट लगा के मारता है, मारने के बाद गड्ढे में लाश दफन करता है और उसके ऊपर बाकायदा तखत बिछा के कुछ दिन तक सोता है। और अगर शायद माँ ना मैटर में पड़ती, ना पूछताछ करती, ना इतना मामला आगे जाता, तो शायद पूरी ज़िंदगी उसी गड्ढे में वो लाश दफन रहती और ये बाकायदा उसी पे सोता रहता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस माँ के लिए कोई कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हों, तो लगभग 20-25 लोगों ने उसमें
यस पे क्लिक किया था, यानी 20-25 लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं। तो मेरे पास कई सालों का तजुर्बा है, मैंने कई चैनल चलाए। पहले मैं फैक्ट वीडियो बनाता था, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हुए, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा फील्ड ही यही था। तो जो कुछ तजुर्बे से मैंने सीखा है, मैंने सोच रहा हूँ कि शायद कुछ आपकी भी मदद कर सकूँ, कुछ आपको बता सकूँ। इसलिए बहुत जल्द शायद मैं एक नया चैनल बनाऊँगा, उस पर यूट्यूब को टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं वो सब बताऊँगा। तो जो कुछ इंटरेस्टेड हो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा, और जब चैनल बना लूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसका लिंक आपको दूंगा। जो भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।